हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वंडरफुल सेशन ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ से अब हम ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रेविटेशन के हम छोटे छोटे क्लिप्स जनरेट करेंगे, मतलब लेंदी वीडियो जनरेट नहीं करेंगे। तो ये ग्रेविटेशन का फर्स्ट सेशन होने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ओके, और साथ ही साथ कुछ एक्सपेरिमेंट जहाँ से ये सारी वैल्यू आया। ग्रेविटेशन का बेसिक नॉलेज आई थिंक क्लास 9th में भी CBSE में है, बट फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि कैसे दो मास के बीच में फोर्स वगैरह लगता है। न्यूटन का आपको वो एप्पल वाला स्टोरी याद ही होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल करता है तो अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचता है, और वही फोर्स जो है बेसिकली वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की यदि बात करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो उसने बोला कि यदि दो पॉइंट मास है तो ये एक मास मान लेते हैं, दिस इज़ अ पॉइंट मास, इसको m1 मान लेते हैं, और इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट मास है, अगेन वी हैव अनदर पॉइंट मास समवेयर हियर। ओके, और दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी के लिए हमें गिवन है, और ये मान लेते हैं अभी स्फेरिकल मास है, किसी भी तरह का हो सकता है, बट पॉइंट मास हमने बेसिकली यहाँ पे कंसिडर किया है। एंड द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू मास दैट इज गिवन, मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें गिवन है। कितना सर? दैट इज स्मॉल r। अब एक मास हमारा यहाँ पे, इस मास को हम m1 बोल लेते हैं, और ये मास हमारा m2 है। ये मास कुछ भी हो सकता है, बट ये पॉइंट मास है, अभी के लिए हमने ऐसा कंसिडर किया है। तो न्यूटन का कहना था कि फर्स्ट मास जो है वो सेकंड मास पे फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स जो होगा दैट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब इसके सेंटर से इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट होने वाला है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच विल एक्ट अलोंग दिस लाइन। ये फोर्स जो है ये किस पे लग रहा है? ये लग रहा है 2 पे, किसकी वजह से? 1 के वजह से। उसी तरह से यदि 1 के ऊपर 2 के वजह से फोर्स देखें तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, विच इज़ द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मास 2। तो ये इस लाइन के अक्रॉस होगा, और दोनों ही फोर्स क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अक्रॉस लग रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम कैसा है? सेंट्रल फोर्स भी इसको बोलते हैं। ओके, सो ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स, तो ये आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं। अब ये जो फोर्स लग रहा है इसका नाम कुछ इस तरह से रखते हैं, F12। पढ़ते कैसे हैं? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मास 2। तो इसको ऐसे ही आप रिकॉल कर सकते हैं, दिस इज फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, यानी m1 के ऊपर फोर्स है m2 के वजह से। उसी तरह ये जो फोर्स है, इस फोर्स को कुछ इस तरह से लिखते हैं F21, और इसका मतलब क्या है सर? दिस इज फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, यानी m1 मास के वजह से m2 के ऊपर जो फोर्स है उसको लिख रहे हैं F21। अब ये न्यूटन का कहना था कि ये दोनों ही फोर्स क्या होता है? सेम होता है, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन F12 और F21 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। F12 दैट मैग्नीट्यूड मतलब ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड मतलब केवल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो m1 के ऊपर यदि 5 न्यूटन लग रहा है तो m2 के ऊपर भी 5 न्यूटन ही फोर्स लगेगा, हालांकि डायरेक्शन अलग है। तो F21 और F12 दोनों की वैल्यू सेम है, और ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। और ऐसा कौन बोला था? मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, न्यूटन बोले थे। ओके, तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड का कहानी न्यूटन ने कुछ इस तरह से बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा है। तो ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास, जो कि आपको पता है। ओके, और दूसरा उन्होंने रिलेशन बताया, ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मास, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास। ओके, ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ये तो कॉमन सेंस है कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स उतना ज़्यादा घटेगा, और फोर्स यदि ज़्यादा बड़ा मास है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ मास के बराबर है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं तो वही बन जाता है स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
इसी को बोलते हैं क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ से कई बार ये बुक में ये जो नीचे वाला है ये वाला लॉ F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इस लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं कई बार। सो दिस इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ओके, तो कई सारे बुक में ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ कई बार लिखा रहेगा, तो वहाँ से समझ जाना है कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड इक्वेशन 2, जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो एक साथ कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन राइट लाइक दिस, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं और आपको पता है यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो F जो है वो कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनल हटा दिए इक्वल आ गया। नाउ ये देयर इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को कैपिटल G से लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की मैग्नीट्यूड का बेसिकली फार्मूला आ गया, कितना सर? दैट इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो G लिखें, ये जो G है, ये G क्या है समझने का। G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब क्वेश्चन है, इसको केवल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी नाम दे सकते थे, लेकिन G का नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही क्यों रखा? तो इसका कुछ रीज़न है, वाई वी कॉल, क्वेश्चन है क्यों, मतलब इसका नाम हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों नाम रखा? तो उसके कुछ रीज़न है कि G की जो वैल्यू है, G जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ G दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब ये मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, किसी भी मीडियम में देखेंगे G की वैल्यू सेम रहेगा। वाटर, मान लो 2 मास हवा में है तो जितना फोर्स लग रहा है वही 2 मास वाटर में भी रहेगा, उतना ही लगेगा। उस 2 मास को मिल्क के अंदर भी डाल दिए तो भी फोर्स वही रहेगा, यानी द वैल्यू ऑफ G दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मीडियम। साथ ही साथ ये टाइम पे के साथ भी चेंज नहीं होता है, यानी स्पेस में कहीं भी लेके जाएं या प्लेस के साथ चेंज नहीं होता है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस, मतलब द वैल्यू ऑफ कैपिटल G ये अर्थ पे है या फिर मून पे है या किसी अदर प्लैनेट पे है, तो वहाँ हर जगह पे वैल्यू G का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ G की वैल्यू फ्रेम पे भी डिपेंडेंट नहीं है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है सर? ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम हो या यूनिफॉर्म फ्रेम, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, हर जगह वैल्यू की ऑफ G क्या रहेगा? सेम। जैसे मान लो यदि 2 मास रेस्ट में है तो उसकी G की वैल्यू कांस्टेंट है, और उसी 2 मास को यदि लिफ्ट के अंदर लेके चले गए जो कि एक्सेलरेट कर रहा है या डिसेलरेट कर रहा है या कोई व्हीकल के अंदर लेके चले गए, तो वहाँ भी G की वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, प्लेस एज वेल एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में हर जगह पे, हर मीडियम में या हर फ्रेम में इसकी वैल्यू क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कितना होगा। तो अब तक हमने फार्मूला देखा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन किया गया था एक एक्सपेरिमेंट से, और उस साइंटिस्ट जिसने G की ये वैल्यू डिटरमाइन किया उसका नाम था कैवेंडिश। तो कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया, किस लिए? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G, और एक्सपेरिमेंट का नाम रखा उसने कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ओके, ये कैवेंडिश का थोड़ा स्पेलिंग आप देख लीजिए। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है हमें? G की वैल्यू पता चलता है। तो कैसे G की वैल्यू बेसिकली डिटरमाइन किया गया वो कहानी अब देखते हैं। तो कैवेंडिश ने बेसिकली क्या किया, उसने एक रॉड लिया, एक लाइट वेट रॉड लिया कुछ इस तरह से। ओके, थोड़ा 3D में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उसने एक लाइट वेट रॉड ले लिया। ओके, उसके बाद इसके दोनों ही एंड पे उसने एक एक मास फिक्स कर दिया। ओके, सो वी हैव द 2 मास एट द 2 एंड ऑफ द रॉड, यानी दोनों ही एंड पे यहाँ पे एक स्फेरिकल मास, पॉइंट मास या छोटा छोटा मास यहाँ पे लिए हैं।
तो एक मास ये इस एंड पे फिक्स किए हैं, ओके, और दूसरा मास जो है दैट इज समवेयर ओवर हियर, दूसरा मास को ये यहाँ पे फिक्स कर दिए, ओके। और सेंटर टू सेंटर मतलब जो रॉड लिए हैं दैट इज अ लाइट वेट रॉड, और रॉड का डिस्टेंस अभी के लिए मान लेते हैं दैट इज L। सो L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ओके सर, दैट इज L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। अब इस रॉड को क्या किया बेसिकली एक वर्टिकल वायर से, मेटालिक वायर से लटका दिए। तो इसको बीच में यानी सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है इसका, उस सेंटर ऑफ मास से इसको वर्टिकल सीलिंग में इस तरह से लटका दिया, ओके। चलो सर लटका दिया, अच्छी बात है सर। तो इसको वर्टिकल सीलिंग में यानी ये यहाँ पे इस तरह से इसको लटका दिया, ओके। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर पे ये फिक्स है। रॉड लाइट वेट रॉड है और एक छोटा छोटा मास हमने लिया है और इसको सेंटर ऑफ मास जो है यानी एग्जैक्टली रॉड के सेंटर पे हमने फिक्स कर दिया है। और ये मेटालिक वायर है, मेटल वायर, ओके। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो दिस इज अ मेटालिक वायर, ओके। अब क्या होगा इस मास के जस्ट फ्रंट में, मतलब ये मास ऐसा है, यहाँ पे एक मास है, इसके फ्रंट में एक हैवी मास रख दिए। सो नाउ विल पुट अ हैवी मास इन फ्रंट ऑफ दिस मास। तो इसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ा मास रख दिए सर। तो बहुत बड़ा मास थोड़ा सा ड्रा कर देते हैं, हैवी मास, और ये समझ सकते हैं कि एक फिक्स्ड मास है, ओके, दैट हैज़ बीन केप्ट समवेयर ओवर हियर, यानी इसके एग्जैक्टली सामने रखें। और इसी तरह से एक और मास को इधर रख दिए, ओके, आइडेंटिकल मास है, वैसा ही मास इसको इधर रख दिए, ओके सर। अब क्या हुआ बेसिकली दोनों आइडेंटिकल है, द साइज ऑफ दिस मास एंड उसका दोनों का क्या है सेम है। मास की वैल्यू यदि देखें मतलब एक जो है इसके फ्रंट में है और एक इसके पीछे है। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा ये सिचुएशन आपको। अब यहाँ पे यदि डिस्टेंस की बात करें या फोर्स देखें, वैल्यू लिख लेते हैं। ये है हमारा कैपिटल M मास, ये भी है हमारा कैपिटल M मास, और ये है हमारा स्मॉल m मास, एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल m मास, ओके। और दोनों के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस दैट हैज़ बिन टेकन r, और इधर भी ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है दैट हैज़ बिन टेकन r, यानी ये वाला डिस्टेंस भी हमारा कितना है स्मॉल r, ओके। और ये दोनों मास क्या है फिक्स्ड मास है। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये एक रॉड है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ छोटा मास है, उसी तरह यहाँ छोटा मास है, इसके पीछे एक छोटा मास है। तो फोर्स लगाएगा, कौन फोर्स लगाएगा सर? हैवी मास जो है वो स्मॉलर मास को अपने तरफ खींचेगा विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इधर खींचेगा। हैवी मास फिक्स्ड है, ये मूव करना चालू करेगा। उसी तरह ये हैवी मास इस स्मॉल मास को अपने तरफ इस तरह से खींचेगा सर, ओके, ये जाएगा। और ये भी मास कितना है, सॉरी ये भी फोर्स कितना रहेगा F, क्योंकि डिस्टेंस R और R है तो फोर्स भी क्या रहेगा सेम रहेगा। अब यदि सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये ऐसा है, यहाँ मास यहाँ मास, तो एक फोर्स इसको आगे खींच रहा है और दूसरे मास को पीछे खींच रहा है, तो ये रॉड रोटेट कर जाएगा। और इधर ये रॉड रोटेट कर गया तो मान लेते हैं कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन जो है, जब ये इसे रोटेट किया तो ये थीटा एंगल पे रोटेट कर गया, ओके। तो इसको कई बार एंगुलर ट्विस्ट भी बोलते हैं, मतलब ये जो मेटल वायर है इसमें ट्विस्टिंग आ गया, ट्विस्ट करने का मतलब बेंड हो, ओके सर। इससे कहानी क्या पता चलेगा हमें? तो बेसिकली एनालॉजी कैवेंडिश ने क्या बताया कि जिस तरह से स्प्रिंग में जो फोर्स होता है, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है, यदि स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स कितना होता है सर? ये होता है मैग्नीट्यूड, केवल लिख रहे हैं K/x, हालांकि माइनस साइन होता है बट माइनस साइन अभी नहीं देखेंगे, केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे जो कि होता है K/x, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स दैट इज हाउ मच K/x होता है। उसी तरह से उसने बोला जहाँ फोर्स है नाउ विल हैव अ टॉर्क, क्योंकि रोटेशन डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क, ओके सर। तो दिस इज अ टॉर्क आ गया, ओके। तो फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, इक्वल K की जगह K ही रहेगा, ओके। और ये था डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशन में ऐसा लिखते हैं, फोर्स की जगह टॉर्क, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा आ गया। तो टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू K/थीटा, और इस K का नाम है फोर्स कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, या फिर फोर्स कांस्टेंट केवल बोलेंगे। यहाँ पे K का नाम था स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके।
अब ये क्यों निकाला टॉर्क? क्योंकि इस केस में पूरा जो है सिस्टम या पूरा रॉड रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो टॉर्क डेवलप हो रहा है। और टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये दोनों फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स है तो ऑब्वियसली कपल जनरेट कर रहा है। तो कपल जनरेट कर रहा है तो कपल का फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि टॉर्क कपल वो कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि कितना दिख रहा है हमें, L दिख रहा है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि लेंथ ऑफ द रॉड है, ये हो गया इक्वल टू K इंटू के और थीटा की जगह थीटा। ओके, फोर्स की यदि बात करें तो फोर्स क्या है, F फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द स्मॉल मास एंड कैपिटल M मास, और दोनों के बीच में R डिस्टेंस है और यहाँ भी वही है। तो फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसको डायरेक्ट लिखें G m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m, इन दोनों के बीच में है, डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों मास के बीच में डिस्टेंस है R, तो R स्क्वायर, ये L की जगह L रह गया इक्वल टू K इंटू थीटा। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ G फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, यानी ये पूरा कहानी हम लैब में एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से यदि G का फॉर्मूला निकालेंगे तो G के फॉर्मूले में हमें क्या दिखेगा, सो दिस इज K इंटू थीटा, R स्क्वायर चला जाएगा डिवाइडेड अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, L इंटू M इंटू स्मॉल m, L इंटू M इंटू स्मॉल m। तो ये आ गया हमारा फार्मूला, किसका फार्मूला सर, G का फार्मूला आ गया, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले की मैजिक क्या है, मतलब हमें कैसे पता चलता है G की वैल्यू इस फार्मूले से, वो कहानी थोड़ा देखते हैं। तो राइट साइड में जितने भी पैरामीटर हैं, ऑल द पैरामीटर आर नॉन। कैसे सर, K की वैल्यू स्टिफनेस कांस्टेंट है, तो ये मेटल का वायर है, मान लो आयरन है तो आयरन के लिए K की वैल्यू फिक्स रहता है, स्टील है तो उसके लिए फिक्स रहता है। उसी तरह से यदि मान लो कॉपर वायर है तो उसका भी फिक्स रहता है। तो K की वैल्यू हमारे पास एक चार्ट रहता है जिसमें से हम हर मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन डायमीटर के लिए या मटेरियल के डायमेंशन के अकॉर्डिंग K की वैल्यू हमारे पास पता रहता है। तो K की वैल्यू हमको पता है, थीटा की वैल्यू पता है। कैसे सर, कितना ये एंगल में ट्विस्ट हुआ वो तो हम मेज़र कर ही सकते हैं, ये सिंपल मेज़र कर सकते हैं। और मेज़र करने के लिए बहुत सारे मेथड है, उसमें बीम रिफ्लेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, मतलब एक मिरर लगा देते हैं, इनिशियली यहाँ था, मिरर ऐसे ट्विस्ट कर गया तो कितने एंगल पे गया, तो वहाँ से डबल एंगल होता है, वहाँ से थीटा निकल जाता है। मैंने कहने का मतलब है थीटा भी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि कितना ट्विस्ट हुआ। ओके, उसके बाद R स्क्वायर, R तो डिस्टेंस है स्मॉल m और कैपिटल M, वो भी हमें पता है। L इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट में लिया है तो ऑब्वियसली हमने मेज़र कर लेंगे। M इज़ द मास, हैवी मास कितना है वो भी पता है, स्मॉल m वो मास भी हमें पता है। तो राइट साइड में जितने भी पैरामीटर है, ऑल दीज पैरामीटर्स आर नॉन पैरामीटर। ओके, नॉन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब जितने भी वेरिएबल है K थीटा R स्क्वायर L सभी के सभी नॉन है। तो ऑल आर नॉन पैरामीटर्स मतलब सभी हमें पता है, और सभी पैरामीटर्स की वैल्यू यदि हमें पता है तो ऑब्वियसली सब वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और G की वैल्यू हमें पता चल जाता है इस एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ से हमें G की वैल्यू जो निकलता है, द वैल्यू ऑफ G दैट कम्स आउट टू बी कितना, 6.67 10⁻⁻11, ये इतना आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। अब यदि यूनिट की बात करें तो आप फोर्स से भी यूनिट निकाल सकते हो या डायरेक्टली यहाँ से भी यूनिट निकालेंगे, बट इजी रहेगा आप फोर्स से इसका यूनिट लिखो। तो फोर्स से यूनिट कैसे लिखेंगे सर, तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास यहाँ है, फोर्स इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। आपको साइड में इधर निकाल के देखते हैं, फोर्स इक्वल टू है G m डिवाइड बाय R स्क्वायर, m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो G यदि निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, G इक्वल टू हो जाएगा F R स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2 या फिर m इंटू m, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ G। और G का फार्मूला पता है तो डायरेक्टली आप यूनिट लिख दो, फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे है मास इंटू मास मतलब kg स्क्वायर। सो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट, यूनिट इन दिस केस। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg इंटू kg यानी kg स्क्वायर। So this will come out to be Newton meter square per kg square. That's the final value of G. ये G की वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट से हमें
ऐसे या इतना पता चल गया। ओके, तो ये वैल्यू बेसिकली हमें याद रखना है। अब ये जो वैल्यू है ध्यान से देखें तो बहुत ही छोटा वैल्यू है। कैसे सर? 10⁻⁻11 है, और -11 है, तो यही रीज़न है कि फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें जी जो है बहुत ही छोटा होने की वजह से फोर्स की मैग्नीट्यूड भी बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि हर दो मास के बीच में यदि ग्रेविटेशनल फोर्स रखा हुआ है और हमारे पास दो टेबल है, तो ये दो टेबल के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, बट एक दूसरे की तरफ ये क्यों नहीं मिल जाते? आपस में बात कर रहा होगा, आप पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मुझ पे भी लग रहा है, चलो आओ मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फोर्स तो लग रहा है बट फोर्स का वैल्यू बहुत ही कम आता है, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत ही कम है। तो ये सारी कहानी आपको याद रखने पड़ेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द फोर्स फार्मूला G m1m2/r²। अब इसको कई बार हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी जो फोर्स का फार्मूला लिखें, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाउ वी कैन राइट द फार्मूला इन द वेक्टर फॉर्म? तो सिंपल है कि जैसे आप मान लो एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप लिखते हो, उसी तरह वाई एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर जे कैप लिखते हो। उसी तरह से एक मास से दूसरे मास के तरफ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आर कैप लिखते हैं। तो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम मास 1 टू मास 2। अब 1 और 2 कहीं भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव किसको ले रहे हैं और नेगेटिव किसको ले रहे हैं। तो आपको यदि बोला कि सिंपली वेक्टर फॉर्म लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो आप सिंपली बोलोगे कि एक मास यहाँ है, दूसरा मास सर यहाँ है, ओके नो प्रॉब्लम सर। या मान लो इधर है, कहीं भी मान सकते हो आप। वी हैव बेसिकली द टू मास, एक इधर है और एक इधर है। चलो इधर नीचे ले लेते हैं, दैट इज द सेकेंड मास। और यदि आपसे पूछ रहा है कि इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखो, तो कई सारे बुक में इसको बेसिकली एक्सिस के टर्म में दिया रहता है। हालांकि आप बिना एक्सिस बनाए भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और यदि आपको एक्सिस मन कर रहा है बनाने का, तो ऑब्वियसली यू कैन फॉर्म द एक्सिस एज वेल। तो यहाँ से चलो एक्सिस ही बना देते हैं आपके लिए, ओके। तो ये मान लो आपके लिए, सॉरी, एक्स एक्सिस हो गया, ओके डन। और इधर हो गया आपके लिए वाई एक्सिस, नो प्रॉब्लम। चलो अब यदि पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो इंडिविजुअल मास का क्या होगा? अपना पोजीशन वेक्टर होगा, ओके। तो चलो सर पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। तो पहले मास का पोजीशन वेक्टर यदि बनाएंगे तो ये r1 होता है। ये सब जस्ट कई बार ये सब देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, डरना नहीं है, ओके। तो ये पहले मास का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये दूसरे मास का पोजीशन वेक्टर हो गया, ओके। तो पोजीशन वेक्टर को यदि लिखेंगे तो r1 और r2 लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया पहले मास का r1 पोजीशन वेक्टर, उसी तरह ये दूसरे मास का r2 पोजीशन वेक्टर। और हमें अभी लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिखो कि ये m1 मास है आपके लिए, ये m2 मास है आपके लिए, डन। सो व्हाट इज़ द डायरेक्शन? m1 से लेकर 2, तो 1 से 2 तक जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ द डायरेक्शन सर। इस डायरेक्शन को ही मान लो जैसे एक्स एक्सिस के लिए आई कैप लिखते हो, वाई एक्सिस के लिए जे कैप लिखते हो, जेड एक्सिस के लिए के कैप, उसी तरह 1 से 2 यानी 1 मास से 2 के तरफ, 1 से 2 के तरफ जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन को लिखने के लिए यूनिट वेक्टर जो है दैट इज आर कैप। सो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। हालांकि इसको लिखते हैं आर वेक्टर, बट इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर कैप यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं। तो आपको यदि ज़्यादा टेंशन हो रहा है इस सब चीज़ों को देख के, तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रखो कि दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ विच आर कैप वेक्टर। आर कैप यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, यानी एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, उसी तरह आर वेक्टर के डायरेक्शन यानी 1 से 2 के तरफ डायरेक्शन के लिए आर कैप रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात यदि फोर्स की हो तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। और इस फोर्स को ऑब्वियसली बोलेंगे F12 क्योंकि 1 पे लग रहा है। और इसके ऊपर यदि फोर्स देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस मास के ऊपर। इसकी यदि बात करें तो ये हो जाएगा F21 फोर्स। अब सिंपल हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ओके। मैग्नीट्यूड लिखेंगे और डायरेक्शन लिखेंगे। तो यदि F12 का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन यानी वेक्टर फॉर्म लिखें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? हो जाएगा G
m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस को अभी r बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये r स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। ओके सर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 से 2 के तरफ। ये फोर्स किधर लग रहा है, F12 जो फोर्स है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, तो r वेक्टर की तरफ है तो इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्ट आप r कैप लिख दो, वेरी सिंपल, डन। उसी तरह से यदि दूसरा लिखें F21 वेक्टर का लिखें तो ये किधर है, एग्जैक्टली r यूनिट वेक्टर के अपोजिट है, तो माइनस आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर जो है वो r कैप के डायरेक्शन, मतलब ये जो फोर्स है ये r कैप के अपोजिट है, तो सिंपली क्या कर देना है, माइनस r कैप कर देना है, यानी माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है पूरा मैग्नीट्यूड है, और ये वाला जो टर्म है ये डायरेक्शन बता रहा है आपको बेसिकली। ओके, तो ये सारी चीज़ें देख के कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने के लिए कोई यहाँ पे वैसा चीज़ें है नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है सेवल, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ बोलते हैं इसको। ओके, यूनिट वेक्टर को यदि लिखना हो तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो कई सारे बुक में इसको कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए ऐसे लिख देता है कि आर वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर वो क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये हो गया, वेरी सिंपल सर। तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब आर वेक्टर को कैसे लिखोगे, तो आर वेक्टर ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल लॉ लगा दो। ट्रायंगल लॉ में क्या बोलते हैं, जो सेम ऑर्डर में उसको ऐड कर देते हैं, तो R1 और R वेक्टर, R1 और R वेक्टर, ये ग्रीन वाला है R वेक्टर, तो R1 और R वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, या अपोजिट ऑर्डर में कौन है, R2 है। तो यहाँ से आप R वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो कि जो R वेक्टर है दैट इज़ नथिंग बट क्या हो जाएगा, ये R2 माइनस यानी R1 प्लस R वेक्टर। चलो एक लाइन आपके लिए लिख देते हैं कि इस ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं R1 जो सेम ऑर्डर में प्लस R वेक्टर दैट इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R वेक्टर यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। तो कई बार ये सब चीज़ें हालांकि ज़रूरत नहीं होता है, बट फिर भी समझने के लिए ये सारी चीज़ें हम याद रख सकते हैं। बट हमें ओवरऑल केवल ये देखना है, ज़्यादा करके तो हम मैग्नीट्यूड ही यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ओके, तो आई होप ये सारी कहानी आपको क्लियर होगा। यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।